हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। और सभी की डिमांड थी कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले स्टार्ट में होना चाहिए, अदर टॉपिक्स बाद में, एग्जाम्स नज़दीक है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है। तो आज बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डायग्राम। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई इशू नहीं है। इसे आप हिंदी में कहते हो भुगतान संतुलन खाता, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के वैसे तो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम यहां पे तीन अकाउंट बनाएंगे। पहले तो बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी इज एन ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन ए कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड। एक निश्चित समय में एक देश का बाकी दुनिया के साथ जो संपूर्ण आर्थिक व्यवहार है उसे हम भुगतान संतुलन खाता कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन ए कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड। अब इसको तीन सेगमेंट में अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो फर्स्ट सेगमेंट आता है हमारा करंट अकाउंट, चालू खाता। सेकंड होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। और थर्ड जो सेगमेंट होता है हमारा एफआर अकाउंट, जिसे आप कहते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो इस तीन अकाउंट को फोकस करके हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने भी क्या बताया आपसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। मान लो कि मैं एक कंट्री हूं, आप सब बाकी दुनिया के देश, तो एक कंट्री का बाकी दुनिया के साथ जो टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर है, संपूर्ण आर्थिक व्यवहार, इसे हम बीओपी कहते हैं, भुगतान संतुलन खाता। अब ये व्यवहार कैसे होगा इसको हम देखेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हम तीसरा अकाउंट भी ऐड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट, विदेशी विनिमय कोष खाता। वैसे तो दो अकाउंट होंगे। अब करंट अकाउंट क्या होता है, चालू खाता क्या है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करता है। एक देश का बाकी दुनिया के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है, ठीक है। ये क्या रिकॉर्ड करेगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन वन कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस चीज में हो सकता है, विजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट। अदृश्य खाता, अदृश्य खाता। अब ये दृश्य खाता क्या होता है, ऐसी चीज जो पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, बंदरगाह या एयरपोर्ट वगैरह पे दिखाई दे, इसे हम दृश्य खाता बोलते हैं। और जो चीज न दिखाई दे, इनविजिबल अकाउंट, अदृश्य खाता। तो दिखाई कौन सी वस्तु चीज देगी, कोई वस्तु, कोई गुड्स। और दिखाई कौन सी चीज नहीं देगी, सर्विसेज, सेवाएं। तो यहां पे हम वस्तुओं को लेते हैं। तो अगर हम वहां पे अगर वस्तुओं को ले, तो इंडिया किस चीज का एक्सपोर्ट करता है, देखो हम राइस, वीट, इनके पैसे से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करके इंडिया को पैसे नहीं आ रहे। हमें जो मेन पैसा आता है, ठीक है, किस चीज के एक्सपोर्ट से, आजकल जो पैसा आ रहा है पेट्रो प्रोडक्ट। अभी जो आपने देखा होगा कि हमारे यहां इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी गुड न्यूज है, हमारे इंडिया में रिफाइनरी बेस्ट क्वालिटी की। रसिया, वेनेजुला का जो पेट्रोल आ रहा है, जो क्रूड ऑयल है, हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, हालांकि महंगा आ रहा है, और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, खास करके यूरोप वगैरह पे। या पेट्रोल से बनने वाले जो अदर प्रोडक्ट, पेट्रो प्रोडक्ट, हम रिफाइन करने पर पेट्रोल का यूज कर रहे हैं और पेट्रो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद पेट्रोल का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को जो अभी प्योर इनकम हो रही है वो पेट्रो प्रोडक्ट से हो रही है।
ये सुनने में थोड़ा अटपटा होगा कि सर इंडिया पेट्रो प्रोडक्ट नहीं, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे जो हमारा एक्सपोर्ट आता है ये पेट्रो प्रोडक्ट ही आ रहा है। कभी कभी तो नंबर 1 भी पेट्रो प्रोडक्ट चल रहा है। 2 साल पहले भी नंबर 1 थे, अभी भी इस बार शायद पेट्रो प्रोडक्ट ही एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, शायद नंबर 1 ही। ठीक है, दूसरी चीज हमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का, रत्न एवं आभूषण। इससे भी इंडिया को प्योर इनकम होती है। हालांकि केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी है, लेकिन हमने जेम्स एंड ज्वेलरी का एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि इंडिया जेम्स वगैरह को बाहर से मंगाता है और उसको फिर से कटिंग वगैरह पॉलिश करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करता है। उससे भी इंडिया को प्योर इनकम होती है, अच्छी इनकम होती है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, यहां पे इंजीनियरिंग गुड्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमने पेट्रो प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया है और जेम्स एंड ज्वेलरी का। ठीक है, आप चाहे तो व्हीट राइस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो एक्सपोर्ट में, लेकिन व्हीट राइस का एग्जाम्पल सही नहीं है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हां इंपोर्ट का ये क्लियर है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं किन चीजों का, फ्यूल, और सेकंड नंबर पे आता गोल्ड। देखो फ्यूल का एग्जांपल, हमारा जो मैक्सिमम फ्यूल है वो बाहर से आता है। हमारे देश में फ्यूल की बड़ी कमी है। अभी आपने देखा होगा कि एलपीजी क्राइसिस आ रही है, पेट्रोलियम क्राइसिस आ रही है, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट। गवर्नमेंट थोड़ा प्रयास कर रही है कि हम फ्यूल के अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाएं। जैसे आपने सुना होगा थोरियम का हमने कैसे एनर्जी के रूप में यूज करना, हमने 1 महीने पहले डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट आने में 1-2 साल लगेंगे। तो फ्यूल इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम नंबर 1 तौर पे फ्यूल को मंगाते हैं और सेकंड नंबर पे गोल्ड। तो गोल्ड के लिए जो इंडियन लोगों का पैशन है गोल्ड के लिए, चाहे कि साउथ इंडियन स्टेट में भी बहुत ज्यादा गोल्ड के लिए पैशन है, नॉर्थ इंडियन स्टेट में भी है, तो गोल्ड का पैशन ज्यादा है, इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट। ठीक है, अब तो ये विजुअल अकाउंट हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों का एग्जांपल लिए। अब देखो बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जिसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हो, आपसे यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल, सॉरी विजिबल। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां समझने वाली बात है कि आप पूरे करंट अकाउंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट नहीं करोगे, सिर्फ विजिबल अकाउंट को। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स को अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ओनली इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बीओटी क्या होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बट ओनली इन गुड्स। बहुत पहले 2013 में यह फॉर्मूला पूछा जा चुका है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो हमारा ये जो विजिबल अकाउंट है हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, माइनस में होने के पीछे आप देखो कि बड़ा रीजन क्या है, पेट्रोलियम और गोल्ड। ये बड़े रीजन है हमारे बैलेंस ऑफ विजिबल और या बैलेंस ऑफ ट्रेड के माइनस होने में। यह कंडीशन हो सकती है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस है, अगर हमारा किसी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाए, चाइना की तरह हम कुछ और चीजें बनाने लगे जो दुनिया की मजबूरी हम उसका एक्सपोर्ट करें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस हो सकता है। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डिफिसिट में चल रहा है। क्या रीजन है, पेट्रोलियम और गोल्ड, ये दोनों बड़े रीजन है। क्लियर है, यह बैलेंस हो जाए तो बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर हो जाए तो यह बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे बताने का कंसर्न यह था कि ओनली ये गुड्स को काउंट कर रहा है। ठीक है, इसे आप बैलेंस ऑफ विजिबल भी कह सकते हो, दिस दिखाते का शेष। ठीक है, तो बच्चों विजिबल अकाउंट क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक कंट्री का अदर रेस्ट या पूरी दुनिया के साथ, बिटवीन वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इन ए गिवन पीरियड।
एक निश्चित वर्ष में एक देश का बाकी दुनिया के साथ जो संपूर्ण आर्थिक व्यवहार, उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर सिर्फ गुड्स की बात किया जाए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे तो बोलेंगे करेंट अकाउंट। यहां सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है। और ओनली इन गुड्स विजुअल अकाउंट। जो भी चीज बंदरगाह या पोर्ट पे दिखाई दे रही है वो क्या कहलाएगा? विजिबल, दृश्य खाता। जो ना दिखाई दे इनविजिबल अकाउंट। अब इनविजिबल अकाउंट के साथ क्या है? इसमें तीन चीजों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट में दो चीजें आती बच्चों। कहीं से कोई गिफ्ट वगैरह मिल रहा हो, हमें कोई देश हमें कोई गिफ्ट दे रहा हो, डोनेशन दे रहा हो, ठीक है, या रेमिटेंसेस। ठीक है। तो अगर देखा जाए यहां पे कोई गिफ्ट हो या डोनेशन हो या रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बाहर के लोग, जो हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं, एनआरआई वगैरह, जो हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा सा परसेंट बजा के घर भेजते हैं, मनी ऑर्डर। देखो लगभग इंडिया से 3.2 सीआर लोग बाहर रहते हैं। उन्हें मान लो कि 2 करोड़ भी भारत के लायक बेटे और एक छोटा अमाउंट भी अपने बचा के घर भेजते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी फॉरेन करेंसी रख लेती है और उनके घर वालों को रुपए में पैसा दे देती है। यह पैसा हमारा करंट अकाउंट के लॉस को मेंटेन करने का बहुत बड़ा जरिया है। अकेले गल्फ नेशन में 60 लाख इंडियंस रहते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंसेस उनके द्वारा भेजा गया जो मनी ऑर्डर है, और गिफ्ट और डोनेशन भी यहां काउंट करते हैं हम लोग, तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये क्या होता है? तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में अगर देखा जाए, जो भी इंडियन लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, हमारे इंडिया की जो कंपनियां, उनका डिविडेंड, ऐसी चीजों को इंक्लूड करते हैं जो इंडिया की इनकम में शामिल किया जाता है। इसलिए बोलते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर्विसेज में वैसे तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 सर्विसेज को काउंट किया यहां पे, लेकिन हम लिख लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। जैसे टूरिस्ट एक्टिविटी। अब टूरिस्ट एक्टिविटी को देखा जाए, या पहले एक बार लिख लेते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटी, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, मेडिकल टूरिज्म। अब देखो टूरिस्ट एक्टिविटीज का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखो यूपीएससी ने 2010 या 11 में क्वेश्चन पूछा था। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में कुछ टूरिस्ट हमारे इंडिया में आते हैं, वो यहां घूमते हैं, ठीक है, तो यहां वहां कहीं जाते हैं, पैसे खर्च करते। तो इंडिया का क्या है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? तो ये इंडिया का एक्सपोर्ट होगा। भाई हम इंडिया से बाहर कुछ चीजें भेज रहे हैं, विदेश में लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इंडिया को पैसे तो मिल रहे। अगर वही लोग इंडिया में आके खुद ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो भी पैसे तो आ ही रहे। तो टूरिस्ट एक्टिविटीज हमारा एक्सपोर्ट। इसके बाद देखो बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपको यह पता होगा कि $1 में अभी चल रहा है 95 रुपीज, ठीक है। इसको बेस्ट एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम $1 में 90 रुपीज, ठीक है, 95 चल रहा है, 90 रुपीज मान लेते हैं। अब एक आदमी अमेरिका में बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है कि अपना एक कॉल सेंटर सेटअप बनाना। तो वहां पे तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा भी नहीं लेकिन लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है। तो एक आदमी उनके कॉल सेंटर में भी काम करेगा तो $10,000 $15,000 तो डिमांड करेगा। वो कंपनी इंडिया में अपना कॉल सेंटर सेटअप बना देती है,
दिल्ली में या किसी छोटे शहर में एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय को मिलते हैं, मान लेते हैं 20,000 या 25,000। 20,000 अगर एक मिनिमम काउंट करते हैं मतलब $250, $250 में वो काम करने को तैयार। ऑफिस का सारा मेंटेनेंस $250 में, मतलब उस कंपनी को चाहे $500 में अपने सारा ऑफिस का एक आदमी का एक्सपेंस निकाल सकती है। भाई क्या करना है, एक आदमी को अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। जब इंडिया में दिन होता है तो उनके यहां रात होती है, जब हमारे यहां रात होगी तो उनके यहां दिन होगा। तो कॉल सेंटर एम्प्लॉय यहां रात में बैठ के टेलीफोन पे जो भी कस्टमर है उनकी बातें सुनता है, उनको रिप्लाई देता है। आप आज इंटरनेट के जमाने में आप अमेरिका में बैठ के काम करो, इंडिया में, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि इंडिया में बिजनेस को सेटअप करना उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, इसलिए वहां से कॉल सेंटर जैसे छोटे काम आउटसोर्स करा दिए जाते हैं इंडिया में। यही रीजन है केपीओ का, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। भाई नॉलेज को भी इंडिया में आउटसोर्स किया जा रहा है। वहां लिविंग कॉस्ट महंगी, कोई टीचर अगर हायर किया कि भाई बच्चों को मैथ्स पढ़ा दो, रीजनिंग पढ़ा दो, कुछ पढ़ा दो, वो टीचर वहां हाईली डिमांड कर रहा है, ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है। इंडिया में भाई ऑनलाइन पढ़ाना, आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है, ऐप पे पढ़ाना है। किसी इंडियन टीचर को 1 घंटे की क्लास में के लिए अगर $1,000 दे दिए गए, मतलब 95,000 1 घंटे के लिए, बहुत पैसे भाई। 1 घंटे 1 महीने की क्लास देनी है, आपको $1,000 दिए जा रहे हैं, मतलब आपको 1 घंटे क्लास के लिए $95,000। तो लोग नॉलेज के लिए भी चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं। ऐसे ही एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल सर्विसेज के लिए वो चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया जैसे देशों में। अब चूंकि $1 में 95 रुपीज है, हम 90 रुपीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मान लो अमेरिका में अभी हेल्थ सर्विसेज अमेरिका वगैरह में बहुत कॉस्टली हो चुके। एक इंडियन आदमी था और कोविड के टाइम पे से जस्ट पहले वो यूएसए गया था और वहां उसकी जॉब लगी, तब उसे कोविड हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसका जो बिल आया लगभग 2-3 करोड़ रुपए का। उसने कहा पूरी जिंदगी काम करूंगा तब भी इतने पैसे नहीं चुका पाऊंगा। हॉस्पिटल वालों ने कहा ईएमआई बना देते, चुकाते रहना। वो तो भला उस समय ट्रंप से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस लोन को जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस थे सभी लोगों के कोविड के समय सबको माफ कर दिया। उस आदमी ने पहला काम किया कि वापस इंडिया की तरफ भागाओ, कि अमेरिका नहीं जाना। भाई अमेरिका में जिसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा उसके लिए बहुत कॉस्टली, और हॉस्पिटल में लाइनें लंबी हैं, डॉक्टर के रूल्स रेगुलेशन में ज्यादा पेशेंट नहीं देख सकता। अब मान लो किसी आदमी को अपना ट्रीटमेंट कराना हो, उसे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है और महंगी ट्रीटमेंट मिल रही, वो कहां आएगा? इंडिया की तरफ। इंडिया में अपोलो, फोर्टिस केयर, ये जितने हॉस्पिटल हैं, खास करके दिल्ली के अपोलो में देखो आप, तो मैक्सिमम आपको फॉरेनर के टूरिस्ट दिखेंगे जो मेडिकल टूरिज्म के लिए हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक कराने आए, इलाज कराने आए हैं। इन चीजों से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत इनकम हो रही है। वेस्ट के देशों को यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि कैसे इंडिया इतना आगे निकल रहा, लेकिन बस आगे निकल रहा तो निकल रहा। हमारे यहां वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं, हमने कोविड के टाइम पे करके दिखाया, जहां यूरोप के देश सरेंडर कर रहे थे कि भाई अब हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, हम किसी को नहीं बचा सकते। हमारे इंडिया कोविड के टाइम पे लड़ता रहा। क्लोरोक्वीन शायद दवा थी जिसको हमने अमेरिका को दिया, अमेरिका मेडिसिन ही नहीं। तो इंडिया के हेल्थ केयर में भी अब कोविड के बाद लोगों ने, सबने कहा कि भाई बेस्ट लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। कोविड वैक्सीन जब दुनिया में बनाएगी, एट ए टाइम हमारे यहां बनाएगी, हमने खुद भी यूज किया, दुनिया को दिया। यानी डिप्लोमेसी का इशू है, हमारा कंसर्न इकोनॉमी का है। ठीक है, तो सर्विसेज, टूरिस्ट एक्टिविटी, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, मेडिकल टूरिज्म, इससे में बहुत अच्छी इनकम होती। ठीक है, और आप सोचो कि इंडिविजुअल अकाउंट हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, प्रॉफिट में रहते हैं हम लोग। विजुअल अकाउंट अकेले फ्यूल और गोल्ड हमेशा माइनस रहता है, लेकिन हमारा जो इंडिविजुअल अकाउंट हमेशा ही प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि इंडिया सर्विसेज का प्योर एक्सपोर्टर रहा है। रेमिटेंसेस पूरे दुनिया में इस बार भी सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमारे इंडिया में आए। सेकंड नंबर पे शायद चाइना है, थर्ड पे मैक्सिको है शायद।
लेकिन फर्स्ट पे इंडिया है। अब इस साल भी था, पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था। तो इंडिया इंडिविजुअल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो बेटा ये डायग्राम आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने अभी तक क्या बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक कंट्री का बाकी दुनिया के साथ जो हमारा टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर, इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। विजिबल अकाउंट किसी एक कंट्री का बाकी दुनिया के साथ एक्सपोर्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, सॉरी, करंट अकाउंट में। विजिबल अकाउंट ऐसी चीजें जो पोर्ट पे दिखाई दे, एयरपोर्ट पे दिखाई दे, हम सिर्फ गुड्स को काउंट करते हैं। इनविजिबल जो ना दिखाई दे, जो सर्विसेज वगैरह। अब हम वापस आते हैं अपने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल इस वर्ल्ड को ही समझो पूंजी, बल्क पैसा। किसी एक देश से कितना पैसा बल्क में हमारे देश में आ रहा है और बल्क में हमारे देश से बाहर जा रहा है। ठीक है, कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को हम काउंट करते हैं, इसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो सेगमेंट होंगे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या आप इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। यूरो इशू, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, फॉरेन बोरोइंग। ठीक है, तो एफडीआई, एफआईआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यूरो इशूज, एनआरआई डिपॉजिट, फॉरेन बोरोइंग, ये सारे सेगमेंट आपको कैपिटल अकाउंट में पढ़ने। ठीक है, आई थिंक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर है। BOP is an overall record of all economic transactions of a country in a given period with the rest of the world. Current account is that account which record export and import of goods and services. ये क्लियर है। विजुअल, जो चीज पोर्ट और एयरपोर्ट पे शो नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है, जो दिख रही है पोर्ट और एयरपोर्ट पे, विजुअल अकाउंट। जो नहीं दिख रही है, इनविजिबल अकाउंट। ये खाता हमेशा हमारा अकाउंट लॉस में रहेगा, ये अकाउंट हमेशा हमारा प्रॉफिट में होता है। ठीक है, फिर आते हम लोग कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट ये रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शंस बिटवीन ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो को काउंट करता है। और कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो किसमें काउंट होगा? एफडीआई, एफआईआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यूरो इशूज, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, फॉरेन बोरोइंग। ठीक है, तो इसको हम एक एक सेगमेंट करके आगे चल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इसके पहले ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, तो पहले एफडीआई को देखते हैं हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है। एफआईआई, जिसे आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हो, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, 2013 में अरविंद मायाराम कमीशन ने यह कहा कि भाई किसी भी कंपनी में अगर 10% से ऊपर शेयर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एफडीआई है, 10% से नीचे है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है?